Hello everyone, let's discuss another topic of CAPF 2023. Now today's topic would be education and awareness are the critical pillar for the success of a democracy. ये टॉपिक आपका CAPF 2023 में पूछा गया था और इसका हम एनालिसिस करेंगे क्या इसमें आप लिख सकते थे। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को अप्रोच करने से पहले आपको उसके अंदर कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है। कीवर्ड है एजुकेशन और अवेयरनेस, दो चीजें ऐसे क्रिटिकल पिलर हैं किसी भी डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए। तो इतना आपको पता चल गया। अब आप एजुकेशन और अवेयरनेस से ही रिलेटेड करंट अफेयर्स, करंट इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो भी आपको लगता है टू जस्टिफाई द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी कि एजुकेशन की मदद से किसी देश के अंदर एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, वहां पे डेमोक्रेसी जो है सर्वाइव कर गई। लेकिन किसी देश में आप देखोगे एजुकेशन अवेयरनेस इतनी ज्यादा ना होते हुए भी डेमोक्रेसी वहां पे सर्वाइव कर गई। राइट, सो अवेयरनेस एंड एजुकेशन, हाउ दिस टू इंपॉर्टेंट पिलर्स कैन बी द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी, यही चीजें आपको करनी है, अपने आंसर के अंदर रेप्लिकेट करनी है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप कोई एग्जांपल दे सकते हो, एट द सेम टाइम आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी एग्जांपल दे सकते हो। दो चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आप लिमिटेड मत कर दीजिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका ओपन एंडेड है। आप एजुकेशन और अवेयरनेस इस पर्टिकुलर टॉपिक को, एजुकेशन और अवेयरनेस इस पर्टिकुलर कीवर्ड को आप इंटरनेशनली कनेक्ट कर सकते हो। ऐसी कोई कंट्री जहां पे एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो और वो डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ बहुत एडवांस हो गई हो, वहां पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा हो गई हो, गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, करप्शन कम हो, ठीक है, कम्युनल वायलेंस कम हो, कम्युनल डिस्टर्बेंसेस कम हो, ठीक है, ये सारी चीजें हो क्योंकि उस देश के अंदर एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत अच्छे हैं। राइट, अब देखिए ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया था। अब आपको ये देखना है कि आप इंट्रोडक्शन में या तो किसी कोट से शुरुआत करोगे या फिर आप कोई एक्सप्लेनेशन दोगे कि टॉपिक के अंदर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, जो भी रिक्वायरमेंट है टॉपिक की उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं दोनों ऑप्शन आपको दिखाऊंगा और मैं जो बोलूंगा लास्ट में अपना ओपिनियन दूंगा कि कौन से आपको किस थीम के अंदर शुरुआत करनी चाहिए। आप भी इसमें कोट से शुरुआत कर सकते हो और एक्सप्लेनेटरी भी बना सकते हो इंट्रोडक्शन को थोड़ा। देखिए अगर आपको कोट से शुरुआत करना है तो ये देखो, राधा कृष्ण कमीशन, इन्होंने एक कोट बोल सकते हो या फिर इनकी रिपोर्ट की फाइंडिंग बोल सकते हो। इन्होंने कहा था एजुकेशन इज द ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एमेंसिपेशन बाय विच डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश, मेंटेन्स एंड प्रोटेक्ट द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी अमंग इट्स मेंबर्स। तो ये राधा कृष्ण कमीशन ने बोला था कि एजुकेशन बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एक डेमोक्रेसी के अंदर हम स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी उसके मेंबर्स के अंदर ला पाए। दूसरा नेल्सन मंडेला का आप कोट इसमें डाल सकते हो, एन एजुकेटेड, एनलाइटेड एंड इन्फॉर्म्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द श्योरेस्ट वे ऑफ प्रमोटिंग द हेल्थ ऑफ अ डेमोक्रेसी। देखिए आपको दिया हुआ जो टॉपिक है ये पहले ही एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आप इसको मान सकते हो, एक स्टेटमेंट मान सकते हो, एक कोट मान सकते हो, लेकिन उस कोट के ऊपर एक और कोट लिखना मुझे लगता है थोड़ा सा सही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जो गिवन टर्म है इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो रादर देन गोइंग विद द कोट, जैसे ये दो कोट है आपके सामने, किसी फेमस पर्सनालिटी के कोई कोट है, कोई वर्बेटम आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है जो कि एक बेटर तरीका है, यहां पे आप लिख सकते हो एजुकेशन एज अ वेपन ऑफ अ डेमोक्रेसी। कैसे? अगर कोई आदमी, वन हु इज एजुकेटेड एनफ कैन नो अबाउट हिज ह्यूमन राइट्स, द कॉमन लॉ ऑफ द कंट्री एंड हाउ टू रिटेन हिज डिग्निटी विद द हेल्प ऑफ लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है, अवेयर है, उसको अपनी ह्यूमन राइट के बारे में पता होगा। आपको पता है ह्यूमन राइट वायलेशन भी होती है, डेमोक्रेसी के अंदर भी ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं। एट द सेम टाइम कंट्री के लॉ के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होगी, वो एक अच्छा सिटीजन होगा, लॉ को अबाइड करेगा, लॉ के अगेंस्ट नहीं जाएगा। एंड हाउ टू रिटेन हिज डिग्निटी विद द हेल्प ऑफ लॉ, सच अ पर्सन कैन लिव विद लिबर्टी, शेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी विद अदर पीपल अराउंड हिम। तो वो क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी को भी शेयर करेगा इक्वली विद द अदर पीपल, क्योंकि एक अच्छा सिविलियन होगा, उसको पता होगा कि कैसे एक डेमोक्रेसी काम करती है, लॉ ऑफ लैंड क्या है, ये सारी चीजें इसको पता होगी। Now it becomes weapon for him in order to achieve his place in the society with honor and also thrives the democracy. I think this is very important. You can write in the introduction itself. अगर आप ये लिखना चाहते हो, this is good. But more appropriate would be this one. ये ज्यादा appropriate होगा। इसका रीजन पता होना चाहिए more appropriate क्यों होगा, क्योंकि आपको जो सेंटेंस, आपको जो ऐसे टॉपिक दिया गया है ये ऑलरेडी ही एक कोट की फॉर्म में है, ये ऑलरेडी एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। तो ऐसे जो टॉपिक जो आपको थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते हो उसमें आप जो इंट्रोडक्शन दोगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, करंट इवेंट से उसको रिलेट करके बताइए, जिससे उसका मीनिंग एकदम से एग्जामिनर को समझ में आ जाए। अगर पहले से ही कोट है उसके ऊपर भी आप एक कोट लिख रहे हो, मतलब पहेली पे पहेली खेल रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। नाउ सी,
अब हम देखेंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या लिख सकते थे। पहली चीज आप इसके अंदर क्या लिख सकते थे, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी का एग्जांपल मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी दूंगा और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी दूंगा। इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी का मतलब है अगर आपकी देश की जो सिटीजनरी है वो एजुकेटेड है और अवेयरनेस है, तो वो आपकी डेमोक्रेसी के सक्सेस में कैसे काम करेगी। पहला यहाँ पे आप देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया गया है कि जो सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया आज के टाइम में इट्स एन ओपियम फॉर द मासेस, एक तरह से आप बोल सकते हो, बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। इसमें आपको पॉजिटिव्स भी मिलेंगे, नेगेटिव्स मिलेंगे। सोशल मीडिया मेक्स द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल, मेक्स द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मोर इन्फॉर्म्ड ऑल्सो। तो जब आप सोशल मीडिया की हेल्प लेके विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप किसी पॉलिटिकल इशू, गवर्नमेंट पॉलिसी, इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जो कि वेलफेयरिस्ट होती है, आम जनता की भलाई के लिए होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन गैप के चलते हुए इंफॉर्मेशन डिस्बर्समेंट ढंग से ना होना एक कारण है जिससे काफी जो लोग हैं जो उस पॉलिसी का फायदा नहीं उठा पाते, उस पॉलिसी का फायदा नहीं उठा पाते। बहुत रीजन है, इंफॉर्मेशन गैप्स है, लूप होल्स सिस्टम है। तो सोशल मीडिया जो कि अवेयरनेस का काम करेगा, जिससे क्या होगा, जो सच में नीडी जो लोग हैं, जिसको सच में जरूरत है उस पॉलिसी की, वो उसका फायदा उठा पाएंगे, दे कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या फिर न्यूज वेबसाइट से पीपल बिकम अवेयर ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स थे वैक्सीनेशन के, वो कोविन ऐप के थ्रू चल रहे थे। कोविन पे आपको रजिस्ट्रेशन करना था। तो एवरी सिटीजन शुड बी अवेयर कि भाई कैसे टीकाकरण होगा, वैक्सीनेशन कैसे होगी, वो जो आपकी कोविन वाली वैक्सीन थी, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा। सो एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज आई वुड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। नहीं तो वहां पे केओस हो जाएगा, केओस हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आप कोविड-19 का एग्जांपल इसमें देख सकते हो फॉर अ इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी के अंडर। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, नॉट ओनली द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, हम इसके अंदर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की भी बात डाल सकते हैं। हालांकि पहले हम यूएस के अंदर हम देखेंगे, एक फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फेक न्यूज को चेक करता है। दिस इज इन यूएस। इंडिया के अंदर भी है फैक्ट चेक यूनिट, पीआईबी के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको हैंडल करती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी गलत फेक न्यूज है, गवर्नमेंट उसको एक इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके लोगों को अवेयर करा सकता है। अगर सपोज कीजिए सिटीजन जो है मिस इन्फॉर्म्ड है, अवेयर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उसको पता नहीं कि फेक न्यूज क्या है। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नो डाउट इज अ ब्लेसिंग एंड एट द सेम टाइम इज अ कर्स आल्सो। और यही क्वेश्चन आपका सीएसएफएलडी से भी पूछा था। अगर सोचिए, गांव के कोई लोग हैं, नॉट ओनली द पीपल फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड बट अर्बन एरियाज के अंदर भी काफी एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसको ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाते कि ये डॉक्टर्ड वीडियो है, फेक वीडियो है, गलत वीडियो है, फिर भी उसको यकीन कर लेते हैं। रीजन बीइंग दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर डिजिटली इलिटरेट। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपकी सिटीजनरी इन्फॉर्म्ड है तो इस तरह की चीजें नहीं होगी, कम्युनल वायलेंस नहीं होगा, हेट स्पीचेस नहीं दी जाएंगी। तो जिससे क्या होगा, एक डेमोक्रेसी या फिर लोगों के बीच में एक हार्मनी रहेगी। और जिस भी देश के अंदर, जिस एरिया के अंदर हार्मनी होती है, वहीं पे डेवलपमेंट होती है। आप एग्जांपल देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे दिन अटैक है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान था, क्या वहां पे डेवलपमेंट हुई? नहीं हुई। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट होगी ही नहीं। तो लोगों को अवेयर होना और एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए। तो ये एग्जाम्पल आप डाल सकते हो इसमें। सेकंड देखते हैं सिविक एंगेजमेंट। अब सिविक एंगेजमेंट को आप ध्यान से सुनिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। सपोज कीजिए कोई सोशल एविल है, जैसे फीमेल फिटिसाइड्स है, जिसमें लड़कियों की भ्रूण हत्या होती है। तो इसके लिए अगर आपको अवेयर करना होगा लोगों को, तो आप क्या करोगे? आप कैंपेन चलाओगे। बहुत सारी ऐसी कैंपेन थी, सेल्फी विद डॉटर। उसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने पानीपत से भी एक स्कीम को लॉन्च किया था, एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये भी वो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रही थी देश के अंदर। तो ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये इस डायरेक्शन में काम करते हैं। कई बार आप देखोगे एनवायरमेंटल इशू भी होते हैं देश के अंदर, नो डाउट एनवायरमेंटल इशू है। कई बार डिफोरेस्टेशन ज्यादा हो जाता है, कई बार हम वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फायदा नहीं उठाते, हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज या फिर कोई ऐसा रिच हेरिटेज, कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसको हम नुकसान पहुंचाते हैं। अगर लोग उससे अवेयर नहीं है कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, बहुत ही हेरिटेज साइट है, उस पर हम कभी नाम लिख देते हैं, कभी इस तरह की चीजें हम करते हैं, उससे क्या होता है, उसका जो सिग्निफिकेंस होता है उस बिल्डिंग का, वो खत्म होता जाता है। पानी अगर आप देखोगे, अगर हम रिसोर्सेज का मिसयूज करते हैं तो आने वाले टाइम पे नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रॉब्लम होगी, तो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन इन चीजों को सोल्व कैसे किया जाएगा?
विद एजुकेशन एंड विद अवेयरनेस। जो देश के अंदर जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे डॉवरी लगा लो, या फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम है देश के अंदर, राइट, रेप्स है, मैरिटल रेप्स है, इन सभी चीजों से अवेयर कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रन सर्टेन प्रोग्राम्स। हम एनजीओ की हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला सकते हैं। तो सिविक एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट विच कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग द मासेस। तो इसमें हम एडीआर की रिपोर्ट दें। एक इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें डाल सकते हो कि अगर इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी है और सिविक एंगेजमेंट भी है, समझिए मैं यहाँ पे ग्रुप्स की बात करूंगा। एक एसोसिएटेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ये ग्रुप है, पता होगा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड को, और इन्हीं की तरफ से आप देखोगे मोस्टली काम किया गया था, जिससे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो अगर एडीआर नहीं होता, एडीआर सिर्फ इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे काम नहीं किया है, इन्होंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर बात किया है, इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर बात किया है, बहुत सारी चीजों के ऊपर इन्होंने डायरेक्शन दी है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने बात किया है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स ये लेके आते हैं जिससे देश के अंदर डेमोक्रेसी और भी ज्यादा रोबस्ट हो सके, राइट। स्क्रूटनी ये करते हैं। तो सिविक एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्क्रूटनी विच कैन शेप पब्लिक ओपिनियन, और पब्लिक ओपिनियन स्ट्रॉन्ग होगा, दैट विल मेक द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल। अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी तो गवर्नेंस अच्छा होगा, गुड गवर्नेंस होगा तो ऑलवेज देयर विल बी अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, राइट। नाउ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको देखते हैं सिविक एंगेजमेंट में। देखिए आप इसमें ग्रेटर थनबर्ग का एग्जांपल ले सकते हो। Global problems like climate change is an issue, global warming is an issue, electronic waste is an issue, deforestation is an issue, marine pollution is an issue, बहुत सारे ऐसे इशू हैं। तो इन इश्यूज को डील करने के लिए what you can do is awareness. You can generate the awareness among the people. कैसे जनरेट करोगे? आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, ग्रेटा थनबर्ग एग्जांपल दे सकते हो। सिटीजन एक्टिविज्म हो सकता है, आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट जो उत्तराखंड और काफी हिल एरियाज के अंदर भी रहा था, चिपको मूवमेंट, राइट। तो ये सारी मूवमेंट्स थी जिसने क्या किया, सिटीजन्स को इन्फॉर्म्ड किया और एक्टिविज्म वहां पे दिखा, जिससे हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसी ढेर सारी और प्रॉब्लम्स है, जैसे टेररिज्म हो गया, बिल्कुल, पॉवर्टी हो गया। अगर इसमें हम सारी पॉपुलेशन, अगर सारे सिटीजन एक डायरेक्शन में सोचें और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए, तो क्या आपको लगता नहीं कि उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है? कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट का उस पर ध्यान नहीं जाता। अगर सिटीजन वहां पे विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, आप देखोगे आजकल तो अगर ट्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है, टाइम पे टीटी नहीं आता, या फिर कोई डिस्टर्बेंस है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उसको मेडिकल अटेंशन चाहिए, तो आजकल तो सोशल मीडिया का यूज किया जाता है। ट्विटर पे फटाक से पीएनआर नंबर डाला जाता है, उस ट्रेन का नंबर डाला जाता है और वहीं पे मेडिकल अटेंशन पहुंच जाती है, ठीक है। इतना फास्ट हो चुका है सिस्टम। तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये डालना चाहो कि अवेयरनेस, हाउ अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैन हेल्प इन द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी और सोल्व द ग्लोबल प्रॉब्लम्स, आप ये डाल सकते हो, ग्रेटा थनबर्ग वाला एग्जांपल। यहाँ पे एनवायरमेंटल एजुकेशन डाल सकते हो, जो कि अवेयरनेस जनरेट करेगा, एटीट्यूड के अंदर चेंज आएगा और देन दे विल टेक द एक्शन। तो 3 स्टेज है, पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होगी तो एटीट्यूड चेंज होगा, चेंज इन एटीट्यूड, देन दे विल टेक द एक्शन। ऐसा नहीं होता कि पहले एक्शन लोगे फिर अवेयरनेस आएगी, नहीं। तो इसमें आपको ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए। नाउ थर्ड थिंग इज अकाउंटेबिलिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। अगर किसी भी डेमोक्रेसी को बचाना है तो गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए देयर आर सर्टेन टूल्स। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो देयर इज एन आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट से अगर आप देखोगे, इट विल एम्पावर द सिटीजन टू होल्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अकाउंटेबल बाय प्रोवाइडिंग देम विद द लीगल राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक अथॉरिटी। अगर आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आप किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को निकलवा सकते हो जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस के अगेंस्ट हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो कि आपके राइट्स के अगेंस्ट हो, तो आप वो इन्फॉर्मेशन निकलवा के यू कैन चैलेंज द गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट, या फिर किसी भी कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हो। सोशल ऑडिटिंग से लेके कहीं पे करप्शन हुआ हो, उसको चैलेंज करने के लिए आप आरटीआई की हेल्प ले सकते हो। That is basically RTI is very important to brought the issue in the public domain. Issues like corruption, inefficiency, maladministration, government institutions में भरा पड़ा है, तो उसको रोकने के लिए आरटीआई एक ऐसा वेपन है जो कि आप यूज कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं अगर आप दूं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके एक मूवमेंट थी, अन्ना हजारे जी इसको हेड कर रहे थे, और उसके बाद जन लोकपाल बिल आया, ठीक है, लोकपाल बिल पास किया गया क्योंकि इतना बड़ा एजिटेशन था देश भर के अंदर। अब आप ये देखना, ये जो मूवमेंट थी, दे आर हाईली ड्रिवन बाय द एजुकेटेड एंड अवेयर्ड सिटीजन। तो ये सब लोग आगे आए, इन्होंने ऐसे करप्शन के केसेस सामने लेके आए, पब्लिक के सामने लेके आए, मीडिया के सामने लेके आए, और वो जो मूवमेंट थी वो नेशनल मूवमेंट बन गई थी। और उसके बाद आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी का गठन भी हुआ था, ठीक है। तो वो मूवमेंट एक वाटरशेड मूवमेंट थी, जिससे एक रातों रात एक पॉलिटिकल पार्टी एक पिक्चर में आती है और वो एक दिल्ली गवर्नमेंट भी बन जाती है,
तो अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद वो एक नेशनल पार्टी भी बनती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि सिटीजन जो थे इन्फॉर्म्ड थे, अवेयर थे। अगर उनको नहीं पता होता कि देश के अंदर इतना करप्शन है, इतनी सारी स्कीम्स जो है उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा लोगों को, अवेयर नहीं है सिटीजन, तो शायद ये उलटफेर नहीं हो पाता। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको हम डालें तो इंटरनेशनल जो सिस्टम्स होते हैं, जो आप देखोगे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनमें भी माल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें भी माल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें भी गवर्नेंस का इशू है। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड सभी कंट्रीज के गवर्नेंस सिस्टम को स्टडी करने के लिए देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये क्या करता है, हर एक देश के अंदर जितना माल एडमिनिस्ट्रेशन है, करप्शन है, उस हिसाब से उस कंट्री को रेट करता है। तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे उस कंट्री का जो रेटिंग होती है, उससे उस कंट्री की रेपुटेशन दिखाई जाती है। अगर इंडिया या फिर कोई भी ऐसी कंट्री इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो सेंटर है या फिर जो भी ये इंडेक्स निकालते हैं, अगर उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इंडिया या फिर किसी भी देश की रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी नहीं रहेगी। और उससे क्या होगा, उस देश के अंदर फंडिंग भी नहीं आएगी, उस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, एफडीआई नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है इस देश के अंदर बहुत सारा माल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिसी इंस्टेबिलिटी हो सकती है, पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है, और हम यहाँ पे ढंग से शायद काम नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सोशल कोहेजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सोशल कोहेजन किसी भी डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए? बिकॉज अगर सोसाइटी के अंदर कोहेजन नहीं है, अगर सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा डिसहार्मनी है, किसी भी सोसाइटी के अंदर, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर पहले हम इंटरनेशनल एग्जांपल लेते हैं, इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू है, ठीक है, उनकी सारी एनर्जी किस पे रहती है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे, ठीक है, अपनी नेशन की सिक्योरिटी के लिए वो एनर्जी डाइवर्ट हो सकती है, तो वो उस एनर्जी को अपने डेवलपमेंट में लगा सकते थे, उस पैसे को, उस रिसोर्स को अपने देश की डेवलपमेंट में लगा सकते थे, बेटर गवर्नेंस में लगा सकते थे, देश में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बेटर गवर्नेंस सिस्टम ड्राइव करने में, बेटर गवर्नेंस सिस्टम एस्टेब्लिश करने में लगा सकते थे, लेकिन वो एनर्जी, वो रिसोर्सेज जो है डाइवर्ट हो चुके हैं। तो ऐसा ही कहना चाहता हूं मैं, सोशल कोहेजन जो देश के अंदर, अगर आप देखोगे, रिलीजियस डिसहार्मनी है, रिलीजियस इंटॉलरेंस है, और उसके साथ आप देखोगे बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, उससे क्या होता है, एनर्जी, अटेंशन, ये सारी डाइवर्ट कर जाती है, और डाइवर्ट करने के बाद क्या होता है, नेशनल बिल्डिंग नहीं होती, नेशन बिल्डिंग नहीं होती। अगर नेशन बिल्डिंग नहीं होगी तो जो आपकी डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हो। इंडिया क्या कर रहा है नेशन बिल्डिंग के लिए? इंडिया नेशनल इंटीग्रेशन टूर चला रहा है, इंडियन आर्मी इसको चलाती है, and aim is to foster unity and understanding among youth from diverse background by exposing them to different cultures and tradition within the country। भारत दर्शन प्रोग्राम भी चलाती है इंडिया, जितने भी यूथ है जम्मू एंड कश्मीर के, उनको थ्रू आउट इंडिया उसको घुमाने का। और उसमें क्या होगा, दिस यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे विल गेट टू नो अबाउट द इंडिया, द रियल इंडिया, कहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप की यहाँ पे रिलीजन है, लोग हैं, कल्चर है, और कैसे यहाँ पे एक इंटीग्रेशन है, नेशनल बिल्डिंग में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखोगे वहां पे भी इशू है, बहुत सारे ऐसे इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं, आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो कि वेस्टर्न सेक्युलर नॉलेज के अगेंस्ट है। ओके, बोको हराम आप देखोगे, गल्फ कंट्रीज के अंदर आप देखोगे, यहाँ पे भी ऐसे एक बहुत बड़ा एक तबका है जो कि वेस्टर्न सेक्युलर नेशन, वेस्टर्न सेक्युलर एजुकेशन के अगेंस्ट है। इवन अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, वहां पे लड़कियों को पढ़ना अलाउड नहीं है। सो इस इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, इफ दीज पीपल आर अवेयर कि वेस्टर्न सेक्युलर नॉलेज से या फिर साइंटिफिक नॉलेज आप देने से अपने बच्चों को या फिर आने वाली जो आपकी जनरेशन है उसको इस तरह की नॉलेज दोगे, तो उससे क्या फायदा हो सके? आपका जो देश है ज्यादा डेवलप हो पाएगा, आपकी जो डेमोक्रेसी है और थ्राइव करेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी डेमोक्रेसी। तो इसके लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं, जैसे देयर इज एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सीड्स फॉर ऑफ पीस। सीड्स ऑफ पीस जो है, इट विल हेल्प इन ब्रिंग टुगेदर यंग पीपल फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन। कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है? मिडिल ईस्ट में आप देखोगे, ओके, और इसके साथ यहाँ पे देखोगे सीरिया, एंड वहाँ पे आईएसआई का बहुत ज्यादा आप देखोगे रोल रहा है एक टाइम पे, लेकिन अभी वो कम हो चुका है। लेकिन उसके साथ ही अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये सीड्स ऑफ पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच विल हेल्प इन फोस्टर द रिलेशंस बिटवीन द पीपल हु आर एक्चुअली इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन। नाउ लिटरेसी अगर बहुत बढ़िया है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो इससे क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी एबिलिटी अच्छी रहेगी, इनोवेशन होगा, कल्चर ऑफ इनोवेशन बढ़ेगा, ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबिलिटी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, कोलैबोरेशन अच्छी होगी। तो ये आप इसके अंदर डाल सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, मैंने आपको बताया भी कि आप सोशल कोहेजन के एग्जांपल इंडिया के पर्सपेक्टिव में डाल सकते हो, आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाल सकते हो। नाउ फिफ्थ इज प्रिवेंशन ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसी कोई डिस्पोटिक पावर है देश के अंदर जो कि पावर हंगरी है, जिसको रोकना बहुत मुश्किल है,
अनलेस एंड अनटिल एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन ना हो जिससे वो रोक सके उस पावर को। अगर अथॉरिटेरियनिज्म इतना ज्यादा हो, डिक्टेटरशिप इतनी ज्यादा हो, ठीक है, तो वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन चाहिएगा। एक ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हो जहां पे डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, अगर ऐसा कुछ सेंट्रलाइज एजेंसी काम करती है, मतलब सेंट्रलाइज्ड पावर कि ज्यादा ही स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल किया जाए, फेडरल इशू हो जाए, सेंटर ज्यादा कमांड करने लग जाए स्टेट्स के ऊपर, या फिर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ लेके आए जिसमें क्या होता है स्टेट्स विल ट्राई टू रिवोल्ट, स्टेट सेंटर के अगेंस्ट जाती है, लोग भी सेंटर के अगेंस्ट जाके कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ एजिटेशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे एक एंटी करप्शन मूवमेंट थी इंडिया के अंदर नेशन वाइड, वो चली, उसके बाद लोकपाल भी लाया। तो प्रिवेंशन ऑफ अथॉरिटेरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होगा ये? अगर आपका जो पब्लिक है दे विल हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनने के लिए क्या चाहिए आपको? अवेयरनेस। अगर आपकी अवेयरनेस अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, तभी कर पाओगे। इंडिया के अंदर सीए को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, बिल्कुल हुआ। उसके साथ आप देखोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके भी प्रॉब्लम है देश के अंदर, वो भी लाने की कोशिश है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस को भी लेके भी प्रॉब्लम है देश के अंदर, उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है मिस इन्फॉर्मेशन को भी दूर कर रही है। अब हमें एक और एग्जांपल हम देखते हैं। कई बार मिस इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे अगर हम देखें, एक बार फार्मर प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, काले कानून वापस लो, ये इस तरह के स्लोगन चले हुए थे, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी। ये 3 लॉ थे, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा कि लॉ कैसे थे, बट टू सम एक्सटेंट दीज वर द गुड लॉ, जो कि एक आम किसान के लिए फायदा कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा थी, लोगों को शायद नहीं पता होगा 3 फॉर्म जो लॉ थे उनका असल में इंपैक्ट क्या होता। पहले से ही एक ओपिनियन बना लिया गया। इसमें गवर्नमेंट की भी मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है। उनको डिस्कशन करना चाहिए था, पार्लियामेंट के अंदर डेलिब्रेशन करना चाहिए था, पब्लिक स्क्रूटनी पहले झेलनी चाहिए थी, रातों रात ऑर्डिनेंस से उनको पास नहीं करना चाहिए था। ये शायद उनकी बहुत बड़ी कमी रही है, राइट। तो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे हम स्प्रेड होने से रोक सकते हैं? हम जब रोक सकते हैं जब लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी और एक एजुकेशन फैक्टर भी होगा, उनके अंदर लिटरेसी लेवल हाई होगा। अब इसके अंदर हम इंटरनेशनल एग्जांपल अगर हम देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट का अगर हम एग्जांपल दे, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें हम डाल सकते हैं विच प्रिवेंट्स द अथॉरिटेरिज्म। हम क्या इसमें नॉर्थ कोरिया को डाल सकते हैं? कि नॉर्थ कोरिया के अंदर डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहां पे तो पहले ही अथॉरिटेरिज्म है। क्या रातों रात वहां पे डेमोक्रेसी आ सकती है? नहीं आ सकती। फ्रांस के अंदर आप देखोगे लिबर्टी, राइट, इस तरह के कॉन्सेप्ट थे, फ्रीडम यहीं से आया फ्रांस से। तो वहां की जो सिटीजन्स थे, वो आइडिया जब भी रातों रात आग की तरह फैलता है जब लोगों के पास कुछ अच्छी लिटरेचर की एक्सेस हो, या फिर उनके पास थोड़ी नॉलेज हो, राइट, अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो, तभी एक रेडिकल आइडिया जो है फैल सकता है रातों रात, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द लास्ट यू कैन राइट, education and awareness play vital roles in strengthening democracy in India by promoting informed citizenship, encouraging civic engagement, fostering accountability, promoting social cohesion, and safeguarding against authoritarianism. तो उसको sum up कर दिया वैसे के वैसे। And these example underscore the importance of investing in education and promoting widespread awareness to ensure the continued success of Indian democracy। और इंडिया क्या कर रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी डाल सकते हो, इंडिया इसके लिए लेके आया है बहुत सारे। हम एजुकेशन को यूनिवर्सल करने के लिए, एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाने के लिए, लोगों तक राइट टू एजुकेशन भी हम लेके आए हैं, जिससे हम एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल बना सके। सो आई थिंक दिस इज ऑल यू कैन राइट। आप इसमें लिख सकते हो सारी चीजें। कोई चीज ना समझ में आई, कोई चीज आप ऐड करना चाहते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। सो दिस इज ऑल, थैंक यू।